आपने देखा होगा जो पार्टियां जिस आधार पर चलती हैं, ऐसा ये ईडी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, उनका जो एजेंडा है वो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले। अभी आपने देखा होगा कल की दो बड़ी घटनाएं आपके सामने आई। एक घटना तो वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी के प्रमाण पत्र उन्होंने रद्द करते हुए ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कांग्रेस ने जिस तरह से दलित, पीड़ित, ओबीसी, एसटी, जो उनके मन में वो उनके प्रति विचार रखती है, वो विचार निकल करके आया है। कांग्रेस की उस स्थिति को राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर 70 साल तक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के साथ कैसा अन्याय किया है। ये ईडी गठबंधन के सभी घटक दल जो हैं उनकी मानसिकता है और वो मानसिकता आपने देखी है। जिस तरह से दलित, ओबीसी, आदिवासी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, जब तक भाजपा है वह दलित, ओबीसी, आदिवासियों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का डाका नहीं डालने दिया जाएगा। ये हमारा स्पष्ट है, क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश तुष्टीकरण के आधार से नहीं चलेगा। आपने देखा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2014 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उस सबको रद्द कर दिया है। लेकिन उनकी उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस हाई कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने है। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियां को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हूं। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा, ये ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और ईडी गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया वो अराजकता का प्रतीक है। यह आंदोलन की अदालत की अवमानना है, तो यही संविधान का अपमान, तो ही साथ ही यह पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है।
क्योंकि हमारे संविधान में जैसा मैंने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन उसको किसी ना किसी तार से जोड़ करके उन्होंने उनको फायदा देने के लिए उसकी संख्या बढ़ाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, 179 का दर्जा दिया है, ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की जातियां हैं। 118 जातियां। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह का तुष्टीकरण का आधार बनाते हुए उन्होंने इस काम को किया है। एक मैं आपसे कहना था, ममता दीदी, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। 4 जून को बंगाल की जनता कम से कम 35 सीट देने वाली है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में मैं होके आया हूं, मैंने वहां के लोगों का देखा है, उनका उत्साह देखा है, उनका उमंग देखा है, उनकी भावना देखी है। आने वाले समय में टीएमसी को वहां की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी 4 जून 400 पार मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपकी विदाई का काम प्रारंभ हो जाएगा बंगाल के अंदर। आपने देखा होगा, युवा नेता राहुल गांधी जी ने कल एक कार्यक्रम में, जिसका कथित तौर पर नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, लेकिन उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का हक कांग्रेस की सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन सच तो सच होता है, वो एक ना एक दिन सामने आता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया। वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। अगर वो चुनाव लड़े तो उनको हराने का काम किया। यही नहीं, उनको भारत रत्न, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उनको भारत रत्न मिला, और उनका संसद में चित्र भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनका संसद में चित्र लगवाया गया था। इस कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पिछड़े दलित आदिवासियों के शोषण के एक कई उदाहरण हैं। कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, यह आप सभी को पता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने दलित, ओबीसी एवं आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालने का हर संभव काम किया है। कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का पाप किया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा करने के कई प्रयास कर चुकी है। कर्नाटक में तो ओबीसी कोटे में मुसलमानों को डालकर ओबीसी के आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर था वही कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया लिया इस्लामिक जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया। जिस ममता बनर्जी ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया, मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया, उसे कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में
सीट दे रही हैं, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। बंगाल की तरह कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मुसलमान जातियों को ओबीसी में शामिल कर रही है और धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में उसने विभिन्न समय में तमाम मुसलमानों को ओबीसी में डालकर उनको आरक्षण दिया है। आंध्र प्रदेश में भी 4 बार इसका प्रयास किया गया है। कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर सभी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है। ये क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जैसा मैंने कहा, कभी आरक्षण नहीं देता है। बाबा साहब को तो कांग्रेस ने कदम कदम पर विरोध किया। बाबा साहब को चुनाव में जीत से रोकने के लिए कांग्रेस ने बार बार रोड़े अटकाए। बाबा साहब को टिकट नहीं दिया गया। बाबा साहब को भारत रत्न मिला जब भी भाजपा के शासन में मिला। कांग्रेस ने संसद में बाबा का तेल चित्र भी नहीं लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर युवराजों का गठबंधन आप देख रहे हैं, चुनाव में परास्त हो चुका है। दोनों का गठबंधन चुनाव में परास्त हो चुका है। उन्होंने हथियार भी डाल दिए हैं, उनका मन मान चुका है। जनता जनार्दन का हृदय से धन्यवाद है कि उसने इनकी असलियत समझी और इनके फरेबी गठजोड़ को प्रदेश में सफल नहीं होने दिया। आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के काम पर मोहर लगाने का काम कर रही है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बदलाव किया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, हर भारतवासी, हर देश का नागरिक इस बात की महसूस करता है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ है और देश की आशा और आकांक्षा, आजादी के बाद जिन लोगों ने सपने देखे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 4 जून को 400 पार का जो नारा है हमारा, निश्चित रूप से साबित होगा और देश के तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से ईडी गठबंधन ने, क्योंकि आपने देखा है परिवारवाद है, राहुल जी बहना, माई, जमाई इससे बाहर नहीं निकल रहे, वही हैं, बस उनको कुछ नहीं देखता है। कांग्रेस एक परिवार के बीच, यहाँ के युवराज वो एक परिवार, और परिवार में भी ये हो गया कि जाति भी छूट गई, वो ही परिवार, रिश्तेदार, बाकी अलावा कोई नहीं। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं कर सकते। सिर्फ वो परिवार